दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है। अब आप ये देख ही सकते हो कि लगातार काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, उसके बाद में गिरावट का माहौल बनने लगा है। अब इसके बीच में यस बैंक के कंट्री हेड अजय राजन की तरफ से कुछ बड़ा बयान निकल कर आया है, जिसके काफ़ी ज़्यादा मायने हैं। इसके अलावा यस बैंक को लेकर कुछ बड़ी अपडेट और है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। वैसे यस बैंक जो 2020 के पहले पूरी तरह से डूब चुकी थी, और ऐसे में आप देखें तो एसबीआई ने इसकी कमान संभाली, लेकिन क्या आने वाले इसमें एसबीआई इसमें से अब निकलेंगे और कोई नया प्रमोटर यस बैंक का अधिग्रहण कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जैसे कि इसकी प्राइस थी 2018 के पहले 400 के आसपास, क्या ये निकट भविष्य में फिर से 400 को टच कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 24.60 पर, जो क्लोजिंग थी कल की 24.55 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.80 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल दबाव देखने को मिला और इसने 24.30 का लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग 24.50 के आसपास रही, जहाँ पे 0.20% की गिरावट हुई। गिरावट बड़ी तो नहीं है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा। आप ये देख ही सकते हो 4 अप्रैल को स्टॉक 24.90 के आसपास था, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई। 5 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 25.20 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन 8 अप्रैल को स्टॉक में फिर गिरावट हुई और स्टॉक 1.8% की गिरावट के साथ 24.75 के आसपास आ गया। और 9 अप्रैल की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग 24.55 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। और 10 अप्रैल को अगर हम देखें तो 24.45 के आसपास क्लोजिंग थी, 0.4% की गिरावट हुई। अब ये गौर करने वाली बात है कि स्टॉक एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दबाव दिखाई दे रहा है और कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है, मामूली सी गिरावट है। एक ट्रिगर का इंतजार है और ये जस्ट स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे इसके बीच में देख दो कि अजय राजन जो कंट्री हेड है यस बैंक के, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। और अजय राजन का कहना है पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल बढ़ गया है कि पूरा एक नया रिवॉल्यूशन आ गया है। अब आप देख लो कि जो 2008 के पहले अगर आप देखें तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी बैंकिंग सिस्टम में, वो 27% के आसपास थी, जो 2017 तक 80% तक पहुंच गई। और 2023 आते 90% टोटल डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग कामकाज हो रहा है। यानी एक रेवोल्यूशन आया डिजिटल टेक्नोलॉजी का। हर कोई अब आप देख सको कि जो अकाउंट भी खुल रहे थे वो पूरे ऑनलाइन खुल रहे, किसी प्रकार की कोई पेपरलेस अकाउंट खुल रहे। आप अपने मोबाइल के माध्यम से सारी सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। आप कैश डिपॉजिट करने से लेके आप कैश ट्रांसफ़र करने सब कुछ कर पा रहे, और आपको बैंक तक भी जाने की जरूरत, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे अजय राजन का कहना है कि यस बैंक ने इस नई टेक्नोलॉजी को पहले समझ लिया, सीख लिया, और आप देख सकते हो उसका फ़ायदा भी देखने को मिला। कोविड काल में भी यस बैंक ने बहुत सारे नए अकाउंट खोले और इसका असर देखने को मिला कि बैंक का कारोबार तेज़ी से बढ़ा। अजय राजन का कहना है कि इंडिया की जीडीपी जो थी $250 बिलियन के आसपास थी 1990 में, जो $3.7 ट्रिलियन तक पहुंच गई 2023 में। और आप देखो कि आने वाले समय इंडिया की जो एक तरह से $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की इकोनॉमी जाने की संभावना 2047 तक बन चुकी है। तो कुल मिला के इसमें बड़ा योगदान बैंकिंग सेक्टर का होगा। तो बैंकों की टेक्नोलॉजी में 3 बड़े पिलर काम करते हैं, जिसमें आप देखो कि एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कुल मिला के यस बैंक मजबूती से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय और भी कुछ अचीव कर सकती है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो एक और अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक में जो एसबीआई और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच के निकलना चाहते हैं। तो देख जो कंट्रोलिंग स्टेक है करीब 51% के आसपास की, वो किसी नए खरीदार को सौंपना चाहते हैं, किसी प्रमोटर को लाना चाहते हैं यस बैंक में। तो एक समय बैंक डूबने की कगार पर था। अगर ये डूब जाता तो बैंकिंग सिस्टम पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें एक आपने इंटरफेयर किया गया और बैंक को डूबने से बचाए, बल्कि आप देखो तो उसको एक सफलतापूर्वक फिर से स्थापित भी कर दिया। आज यस बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, सिस्टमेटिक चुनौतियों के बावजूद इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है और एसेट बुक डाइवर्सिफाई हुआ है। साथ में उन्होंने पुराने मैनेजमेंट से विरासत में मिले भारी बैड लोन को भी ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचकर वहाँ से पूरी तरह से निजात पा लिया है और यस बैंक के कारोबार में स्थिरता आ चुकी है।
ऐसे में अब इसका मुख्य शेयर धारक जो है एसबीआई और दूसरे इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं वो बैंक से अब निकलना चाहते हैं और इसकी कंट्रोलिंग जो पावर है यानी जो 51% हिस्सेदारी है वो किसी प्रमोटर को सौंपना चाहते हैं। और एसबीआई के पास फिलहाल 26% की स्टेक है और सवाल ये है कि यस बैंक को इतनी बड़ी रकम देने को तैयार कौन होगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि स्टैंड अलोन इकाई के तौर पे यस बैंक शायद निवेश के तौर पे एक कोई खास आकर्षण पैदा करने वाला आपको प्रस्ताव नहीं दिखाई देगा। हालांकि अगर कोई निवेशक भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम में पैर जमाने की कोशिश करना चाहता है तो उसके लिए यस बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह देश का 6वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इसका पूरा देश में नेटवर्क है, डिपॉजिट बेस है और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास बैंकिंग लाइसेंस भी है। यस बैंक के एसेट बुक की काफ़ी बड़ी अब डाइवर्सिफाई दिखाई दे रही है। इसमें रिटेल हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ी है। कंपनी के एसेट बुक में कॉर्पोरेट एडवांस की हिस्सेदारी 2 साल पहले 43% के आसपास जो अब घट के 23% पर आ गई है, वह रिटेल की हिस्सेदारी 47.40% पर पहुंच चुकी है। यानी लगातार स्ट्रेटेजी को बदला गया है। पहले कॉर्पोरेट घरानों को लोन बांटा जाता था और बाद में वो सारा एनपीए हो जाता था। अब रिटेल सेगमेंट में लोन बांटा जा रहा है और कॉर्पोरेट हाउस को लोन कम किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय बैंक की सेहत में बुरा असर न पड़े। हालांकि बैंकिंग सिस्टम के लिए डिपॉजिट अभी भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि बैंक के पास डिपॉजिट में लगातार ग्रोथ देखी गई है, साथ ही रिटेल निवेशकों की भूमिका भी बढ़ी है। बैंक का फिलहाल 55% डिपॉजिट रिटेल ग्रोथ से रिटेल सेगमेंट से आ रहा है, जो 2021 तक 41% के आसपास था। यानी रिटेल निवेशकों का भरोसा यस बैंक पर लौट के आया है। तो यहाँ पे बैंक ने सोच समझकर एडवांसेज के मुकाबले डिपॉजिट की तेजी से बढ़ाने की रणनीति अपनाई हुई है। मार्च तिमाही के अस्थायी आंकड़ों से पता चलता है कि तिमाही आधार पर बैंक का Q4 में डिपॉजिट 10% और एडवांस 5% बढ़ा है। इसके साथ ही चलते क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कमी आई है। इसे आप नीचे चार्ट में भी समझ सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो बड़ा एक बैड लोन था, उससे निजात पा लिया बैंक ने। एसेट क्वालिटी भी जो चिंताएं थी अभी फिलहाल दूर नहीं हुई। बैंक का बैड एसेट फॉर्मेशन लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। इसके अलावा कुल इसका जो ग्रॉस स्लिपेज है दिसंबर दौरान वो 1233 करोड़ के आसपास रहा है। फिलहाल यस बैंक के पास सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें खराब नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM जो 2% से ऊपर थोड़ा ऊपर है। एसेट बुक में डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद इसके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कमी देखी जा रही है। बैंक को उम्मीद है कि वो धीरे धीरे इस स्थिति को बदल देगा और बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में रफ्तार के साथ चार्ट में आप आगे देख सकते हो, आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देख लो कि जो नए जो निवेशक अगर कोई इसमें हिस्सेदारी लेना चाहता है, यानी कोई पार्टनर के तौर पे, प्रमोटर के तौर पे आना चाहता है, तो उनके लिए यस बैंक की डील के ऊपर ध्यान से देखें। तो जो सबसे बड़ी खासियत, इसके पास बैंकिंग लाइसेंस ऑलरेडी है, देश भर में डिपॉजिट नेटवर्क है। बैंकिंग सेक्टर में आखिरी बड़ी डील कोटक महिंद्रा बैंक ने की थी, जब इसने ING व्यास बैंक को इसके ट्रेलिंग बुक वैल्यू के 2.2 गुना भाव पर खरीदा था। इस वैल्यूशन पर यस बैंक की डील की वैल्यू करीब 91,700 करोड़ के आसपास आ रही, यानी प्रति शेयर की कीमत 32 रुपये के आसपास हो सकती है। अगर हम इसे दूसरे मीडियम साइज़ के प्राइवेट बैंकों के डिपॉजिट फ्रेंचाइजी के वैल्यू को देखें तो हमें पाते हैं कि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का मार्केट वैल्यूशन इसके डिपॉजिट का 33% है। इस वैल्यूशन पर यस बैंक की डील की वैल्यू 88,000 करोड़ यानी 30.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से होनी चाहिए। हालांकि यस बैंक के डील को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हालांकि जोखिम वाले और मध्यम अवधि डील वाले इसमें निवेश कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसके जो अगर डील होती है तो 30-32 रुपये के आसपास, तो इस समय जो करंट वैल्यू से काफ़ी ऊपर वो प्राइस होगी और इसलिए चिंता की बात नहीं। ऐसे में यस बैंक में ये अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि आप निवेश करें। आने वाले समय अगर इसको कोई बड़ा प्रमोटर मिल जाएगा तो इसका पूरा का पूरा आप देखें रणनीति आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।